आप काफ़ी लंबे अरसे से प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही या हमल ठहर जाता है और मिस कैरेज हो जाता है। तो क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर दुनिया में ज़्यादातर मर्द व ख़वातीन साहिब औलाद हैं, तो आप में ही आखिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, हमल क्यों नहीं ठहर रहा, फ़ॉल्ट आखिर क्या है? क्योंकि प्रॉब्लम जब आपकी समझ में आ जाएगा तब उसका इलाज भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर औलाद चाहिए, आप ख्वाहिशमंद हैं औलाद के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा प्रेगनेंसी ना होने की ऐसी तमाम तर मुमकिना वजूहात और उनका हल जो डॉक्टर 5 से 10 मिनट की कंसल्टेशन में चेकअप के दौरान आपको समझा नहीं पाते। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब जिन खवातीन में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरू करते हैं बिल्कुल ऊपर से, यानी कि ब्रेन से। फीमेल के ब्रेन से हार्मोन्स का जब इशू आ जाता है प्रेगनेंसी ना होने की वजह, फीमेल के ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है जिन्हें LH और FSH हार्मोन्स कहा जाता है, और ये हार्मोन्स जाके फीमेल की ओवरीज पे असरअंदाज होते हैं और ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं। ओवरीज से फिर एग रिलीज़ होता है। 2 ओवरीज होती हैं हर फीमेल के अंदर, एक लेफ्ट साइड पे, एक यूट्रस की राइट साइड पे। 1 महीने लेफ्ट साइड की ओवरी से एग रिलीज़ होता है और 1 महीने राइट साइड की ओवरी से एग रिलीज होता है। और अगर ये हार्मोन्स आपके अंदर प्रॉपर नहीं बनेंगे तो आपकी ओवरीज स्टिमुलेट नहीं होंगी और आपके अंदर एग रिलीज नहीं हो पाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर हार्मोन्स का कोई इशू है या नहीं? वेरी सिंपल, आप अपने हार्मोन्स के टेस्ट करवा लें, आप अपना FSH करवा लें, अपना LH करवा लें और प्रोजेस्टेरोन भी करवा लें, जो इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ओवरीज रिलीज़ करते हैं इस हार्मोन को। रिपीटेड जिनको मिस कैरेज होता है, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन नहीं होती, प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी अपना चेक करवा लें। फिर बाकी चीज़ें जो आपके हार्मोन्स पे असरअंदाज हो सकती हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, आप ओवरवेट तो नहीं है, शुगर तो आपको नहीं है, थायराइड आपका ठीक है, थायराइड का प्रोफाइल करवा लें आप। अब यहाँ तक आपने देख लिया, आपने हार्मोन्स के टेस्ट करवा लिए, हार्मोन्स का कोई इशू आपके अंदर नहीं है, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो अब जरा ब्रेन से हटते हैं, अब जरा नीचे आ जाइए। अब अगला स्टेप है आपके अंदर एग का रिलीज होना, ओवुलेशन होना। प्रेगनेंसी के प्रोसेस में पहला स्टेप माना जाता है ओवुलेशन का होना। एग रिलीज होता है ओवरीज से। अब ज़रा देख लेते हैं कि आपकी ओवरीज नॉर्मल हैं कि नहीं। कैसे देखेंगे? एक तो इनिशियली अपना एक AMH टेस्ट करवा लें, एंटी मुलेरियन हार्मोन का टेस्ट, कि कहीं आपकी एज ज़्यादा होने की वजह से आपके अंदर अंडे बनाने की सलाहियत कम तो नहीं हो गई। आपका एग रिजर्व कितना है, AMH हार्मोन आपको बता देगा। और फिर आप ये देखेंगे कि आपकी यूट्रस के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों ओवरीज मौजूद हैं कि नहीं, और ओवरीज के अंदर कुछ सिस्ट्स वगैरह तो नहीं बनी हुई, जैसा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के अंदर होती हैं। ऐसी सूरत में एग प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाता। अब आपको कैसे पता चलेगा? बहुत ही आसान है, आप एक पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लें, उससे आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ आप फॉलिकुलर स्टडी भी करवा सकती हैं। अब डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, आपने यहाँ तक सब कुछ करवा लिया, हार्मोन्स भी नॉर्मल हैं, ओवरीज भी नॉर्मल हैं, एग भी रिलीज़ हो रहे हैं, एग मैच्योर भी हो रहे हैं, प्रेगनेंसी फिर भी नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही? अब ज़रा और आगे चलते हैं। आपके फीमेल जेनिटल ट्रैक के रास्ते खुले हैं, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, क्योंकि एग जब रिलीज़ होता है तो वो आता है फेलोपियन ट्यूब में, और हस्बैंड का स्पर्म भी ट्रैवल करता हुआ यूट्रस से आता है फेलोपियन ट्यूब में, वहाँ पे एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो वापस उसी ट्यूब से जाता है यूट्रस के अंदर। तो इस सारे जेनिटल ट्रैक के अंदर अगर कहीं रुकावट है, ब्लॉकेज है, तो स्पर्म को भी ट्रैवल करने में मुश्किल आएगी, और एम्ब्रियो जो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है एग से, उसको भी ट्रैवल करने में मुश्किल होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सारे पैसेजेस खुले हैं, फेलोपियन ट्यूब्स खुली हैं या नहीं? सो सिंपल, आप इनिशियली अपना एक TVS अल्ट्रासाउंड, जिसे ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो करवा लें। ट्यूब्स बंद हैं या खुली हैं पता चल जाएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप एक टेस्ट होता है जिसे हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी कहते हैं, आप वो करवा सकती हैं। और मज़ीद कंफर्म करने के लिए लेप्रोस्कोपी भी करवाई जा सकती है। अब ट्यूब्स भी ओके हैं, ब्लॉकेज भी नहीं है, एग्स भी बन रहे हैं, प्रेगनेंसी फिर भी नहीं हो रही, तो अब आ जाते हैं ज़रा और नीचे, यानी कि यूट्रस की तरफ। अब आपने देखना है कि आपकी यूट्रस के अंदर कुछ रुकावट तो नहीं है। यूट्रस में फाइब्राइड हो सकते हैं, पोलिप हो सकते हैं, रसोली हो सकती है यूट्रस के अंदर। आप एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड करवाएं अपना, और यूट्रस के अंदर वाली शेप आपको पता चल जाएगी।
फिर यूट्रस के अंदर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, जो यूट्रस की अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसका हर महीने तैयार होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर एंडोमेट्रियम का बेड अच्छे से तैयार नहीं होगा तो आपका जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट नहीं हो सकेगा यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी की दीवार के अंदर। कितनी होनी चाहिए एंडोमेट्रियम थिकनेस, इस पे वीडियो भी मौजूद है, आप देख सकती हैं चैनल पे। 7 से लेकर 12 mm अगर आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस है ओवुलेशन पीरियड के दौरान तो ये ठीक मानी जाती है। अब आपने ये भी चेक करवा लिया, यूट्रस भी नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो अब ज़रा और नीचे आ जाते हैं सर्विक्स के पास। यानी कि आपके सर्विक्स की शेप क्या है, सर्विक्स की पोजीशन क्या है, यूट्रस की शेप और यूट्रस की पोजीशन क्या है, ये फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और फिर सर्विक्स के अंदर, जिसे रहम का मुंह कहा जाता है, उसके अंदर म्यूकस प्लग होता है, नॉर्मली एक रतूबत रहती है, सर्वाइकल म्यूकस जिसे कहते हैं। कहीं आपका सर्वाइकल म्यूकस इतना ज़्यादा थिक तो नहीं है कि स्पर्म उसमें से गुजर ही नहीं सकता, उसको पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता। और एक चीज़ और, ऑब्वियसली आपके हस्बैंड की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट, स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म शेप, ये चीज़ें भी नॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अब यहाँ तक आपने सब कुछ स्टडी कर लिया, अगर तो कहीं पे आपको फॉल्ट नज़र आ रहा है आपके अंदर तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करवाएं। लेकिन अगर यहाँ पे सब कुछ ही नॉर्मल है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तब भी परेशान नहीं होना। अभी आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। अब ज़रा बात को समझिएगा कि जो नए शादीशुदा कपल्स होते हैं, ऑलमोस्ट 30% ऐसे होते हैं जो पहले 3 माह में ही उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, और जो 70% कपल होते हैं उनको 6 माह से लेके 1 साल तक वेट करना पड़ सकता है। तो अगर आपकी अभी शादी हुई है, आपके अंदर सब कुछ नॉर्मल है, तो आपको कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप नेचुरल तरीके से 1 साल तक ट्राई कर सकते हैं। अब ज़रा ये डिस्कस करते हैं कि नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस किस तरह से बढ़ाए जा सकते हैं। कौन सी ऐसी डाइट है जो आपकी फर्टिलिटी को ख़राब कर रही है, जो आपको छोड़ देनी है, और कौन सी ऐसी डाइट है जो आपकी एग्स की क्वालिटी को, आपके स्पर्म्स के, हस्बैंड के स्पर्म्स की क्वालिटी को बेहतर बनाएगी, वो आपने अपनी डाइट के अंदर शामिल करनी है। और कौन से बेस्ट सप्लीमेंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकती हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, मेल भी और फीमेल भी। तो फर्टाइल पीरियड एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फीमेल का जो ओवुलेशन पीरियड होता है, साइकिल का जो मिड होता है, ऑलमोस्ट मेंसेस जिस दिन पहले दिन आए थे उसके बाद जो 13वां या 14वां दिन होता है वो आपका ओवुलेशन डे होता है। उस वक्त आपको एग रिलीज़ होता है, और उस दिन के 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे और बशमूल उस दिन के ये 5 दिन आपका फर्टाइल पीरियड होता है। नहीं पता तो चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, ओवुलेशन डे आप निकाल सकती हैं। तो फर्टाइल पीरियड के अंदर रिलेशन बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपका सब कुछ नॉर्मल है तो ये भी मुमकिन है कि आप फर्टाइल पीरियड को ही सही तरह से अवेल नहीं कर पा रहे। जब प्रेगनेंसी होने के चांस ज़्यादा होते हैं उस वक्त आप हस्बैंड वाइफ आपस में रिलेशन ही ना बना रहे हों, तो फर्टाइल पीरियड के दौरान हस्बैंड के साथ एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाएं। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए वो है आपकी सर्विक्स का मुंह नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। 70% खवातीन में सर्विक्स की बॉडी ऊपर की तरफ होती है और सर्विक्स का मुंह नीचे की तरफ होता है। ऐसी कंडीशन में आपको एडवाइस किया जाता है कि हम बिस्तरी करने के बाद आप उसी पोजीशन में लेटी रहें, फ़ौरन से उठकर वॉशरूम ना जाएं, और जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने का काम है अगली सुबह पे छोड़ दें। बाकी जो 30% खवातीन में रहम का मुंह उल्टा भी हो सकता है, लेकिन कुछ परेशानी की बात नहीं है। उनमें सर्विक्स की बॉडी नीचे की तरफ होती है और सर्विक्स का मुंह ऊपर की तरफ होता है। तो ऐसी सूरत में फिर स्पर्म को ऊपर की तरफ जाकर सर्विक्स के अंदर दाखिल होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। फिर डॉक्टर्स आपको ये एडवाइस करते हैं कि हम बिस्तरी करने के बाद आप पेट के बल उल्टी लेटी रहें और अपनी पेल्विस के नीचे एक तकिया रख लें, इससे स्पर्म्स को सर्विक्स तक पहुंचने में आसानी होगी। अब आखिर में फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन्स आपको बताऊंगा जो मेल भी ले सकते हैं फीमेल भी। इनमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है विटामिन बी। विटामिन बी के अंदर विटामिन B9 होता है, B6 है और B12 भी इम्पॉर्टेंट है। B9 जिसको हम फोलिक एसिड कहते हैं, एग और स्पर्म दोनों को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जो विटामिन B12 है वो भी स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है। और कौन कौन से विटामिन आप ले सकते हैं अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए? विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन सी ग्रेप फ्रूट्स में होता है, ऑरेंज में होता है, लेमन में होता है, लेकिन
अगर सीज़न नहीं है इन फ्रूट्स का, ओवर द काउंटर आपको ये मेडिसिन भी मिल जाती है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कैल्शियम, इसको भी अपनी डाइट में शामिल करें, बहुत ही ज़रूरी है। कोएंजाइम CoQ10 ये भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं जब मेल पार्टनर के अंदर ख़ासतौर पर स्पर्म की मोटिलिटी का, काउंट का और स्पर्म की जो शेप है उनके डिफेक्ट्स का इशू आता है। CoQ10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। अगर सन से एक्सपोजर आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, ख़वातीन अक्सर अवॉइड करती हैं ताकि उनका कंप्लेक्शन ख़राब ना हो जाए, विटामिन डी की जिसकी वजह से कमी होती है। और विटामिन डी एग और स्पर्म दोनों की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेल और फीमेल दोनों ही प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करने के लिए विटामिन डी लाजमी अपने डाइट के अंदर शामिल करें। फिर जिंक, आयरन, सेलेनियम बहुत ही ज़रूरी होता है। इन शॉर्ट आपको ये बता दूं कि आप अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर ओवर द काउंटर कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ विटामिन्स लेने जाते हैं तो आपने ये चीज़ें ज़रूर देखनी है कि उन सप्लीमेंट्स के अंदर जिंक होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, सेलेनियम होना चाहिए, आयरन, विटामिन डी, विटामिन सी, CoQ10, विटामिन बी, ये चीज़ें अगर शामिल होंगी तो ये आइडियल सप्लीमेंट होगा आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।